हाँ दोस्तों, रोड सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। और कल आप लोगों को मैथ के शिक्षण के बारे में कुछ बताए थे। आज उसी क्रम में हम अगली श्रेणी में चल रहे हैं। आज मैथ के भी शिक्षण के कुछ पाठ्यक्रम और उनके महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। देखिए, पाठ्यक्रम की रचना एवं निर्माण के प्रमुख सिद्धांत, जैसे सी टेट में जो मैथ का पाठ्यक्रम है, ठीक है, मैथ का जो पाठ्यक्रम है सी टेट में, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके सिद्धांत क्या हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। जैसे सी टेट में क्वेश्चन आता है कैसे उनको सॉल्व करते हैं, उसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। चलिए इस पे शुरू करते हैं आज। ठीक है, तो यहाँ पे है कि किसी भी स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय सामाजिक और सांस्कृतिक आधार को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। किसी भी बच्चे का जो पाठ्यक्रम है उसका निर्माण और निर्धारण करने के लिए, मतलब समाज में कैसे लोग हैं, किस संस्कृति के हैं लोग, इस ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है। ठीक है, और गणित जैसे महत्वपूर्ण गणित जैसे महत्वपूर्ण एवं दैनिक जीवन में, गणित जो है महत्वपूर्ण तो है ही है, कल बताए थे आपको कि महत्वपूर्ण गणित कितना है जीवन में। और दैनिक जीवन में जो है उपयोगिता है इसकी, परिस्थितियों के बदलते स्वरूप का असर पड़ता है इस पर। इस बात का विशेष आग्रह चाहिए कि गणित सीखकर बालक दैनिक जीवन के समस्याओं को सामान्य रूप से स्वयं हल कर ले। मतलब अपने दैनिक जीवन में जो बालक की समस्याएं आती हैं, तो हमें कोई भी सिद्धांत या नियम ऐसे बनाने चाहिए ताकि बालक उन उन नियमों के पालन करते हुए अपने जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका स्वयं हल ढूंढ सके। साथ ही गणित का मनोरंजन पक्ष भी पाठ्यक्रम में रहना चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पहेलियाँ बुझा बुझा करके छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उनका मनोरंजन भी बना रहता है और दिलचस्प होता है। तो मनोरंजन ये छूटा नहीं रहना चाहिए, ये भी उसमें रहना चाहिए। ठीक है, और क्या है, हाँ, ये बालकों की मानसिक परिपक्वता, जैसे बालक कैसा है, उसकी क्षमता कितनी है, कितना वह सह सकता है, कितना बता सकता है, तो उसको कहते हैं परिपक्वता। रुचि, बालक यदि रुचि नहीं ले कर रहा है पढ़ने में, रुचि नहीं आ रही है उसको पढ़ने में, तो क्या करना चाहिए, उसको खेल कूद के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से सिखाना चाहिए। ठीक है, ग्रहण करने की शक्ति, जिज्ञासा आदि को भी पाठ्यक्रम का निर्धारण करने समय ध्यान देना चाहिए कि बालक कैसे सीख सकता है। जैसे बालक छोटा होता है तो वो अगर जो हम अंक को बताएंगे, ठीक है, तो वह नहीं जान पाता है, इसलिए वस्तुओं के माध्यम से पहले उसको गणित सिखाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तभी पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक आधार प्राप्त कर सकेगा। और पाठ्यक्रम के लिए बालक नहीं होता है बल्कि पाठ्यक्रम के लिए बालक नहीं होता है बल्कि बालक के लिए पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, बालक पाठ्यक्रम बालक के लिए होता है। अतः पाठ्यक्रम निर्धारण में बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर भी विचार करना करना आवश्यक होता है। मतलब बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है, उसका भी विचार करना होता है। ठीक है, और हाँ, उपयुक्त विवेचन के आधार पर, जिसे हम जो बताए हैं उनके आधार पर मुख्य सिद्धांत जो बताए गए हैं, जिसमें बालक की मानसिक विकास और सिद्धांत, उसका पाठ्यक्रम निर्माण करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, इसको केंद्र में रख करके कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। जैसे बालक बालक को शिक्षा का केंद्र मानना चाहिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये एनसीएफ भी कहता है,
ठीक है, एनसीएफ भी कहता है हमारा, और ये हमारे जो नई शिक्षा पद्धतियां हैं वही वो भी कहती हैं कि बालक को केंद्र मानकर हम कोई भी शिक्षा दे सकते हैं। यह नहीं कि हम मतलब अपने पे कि हम पढ़ा रहे हैं, बालक को ही केंद्र मानकर के हम शिक्षा दे सकते हैं। मतलब केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। हमारे शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। उपयोगिता का सिद्धांत, बालक कितना उसका उपयोग करता है हम जो बताते हैं, चाहे हम जो सिखा रहे हैं बालक कितना उपयोग कर पाता है, इसलिए दूसरा सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत होता है दूसरा। उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति का सिद्धांत, जैसे हम बालक को सिखा रहे हैं तो वह उच्च शिक्षा में उसके प्रयोग लायक है, कहाँ तक उसका प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो अतः यह उच्च शिक्षा के सिद्धांत की पूर्ति करता है वो, ठीक है। फिर क्रियाशीलता का सिद्धांत, जो हम बालक को सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उससे बालक में क्रियाशीलता कैसी आ रही है, कैसा उसका व्यवहार हो रहा है, ये भी इसका सिद्धांत है। अध्यापक की राय लेने का सिद्धांत, जैसे बालक को हम पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं तो बालक को ऐसा ना हो जाए कि वह हमसे राय न ले, क्योंकि एक शिक्षक जो है क्या होता है? बालक का सहयोगी होता है, ठीक है। तो उसके सहयोग से ही वो सीखता है। तो हम क्या है, बालक एक सहयोगी होता है, तो उसको राय लेने का सिद्धांत जो है क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण है। जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा लचीलेपन होती है, शिक्षा में लचीलापन होता है, ठीक है। यह सीटेट का महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर जो शिक्षा लचीली नहीं है तो एनसीएफ ही नहीं मानता है उसको। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा का लचीला सिद्धांत होना चाहिए। यदि बालक कोई उद्दंडपना करता है, ठीक है, बातों को नहीं मानता है, तो हमें यह नहीं कि हम भी उग्र स्वभाव अपनाए उसके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के सदुपयोग का सिद्धांत, हमें किस चीज की आवश्यकता है उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिद्धांत ये होता है, आवश्यकता के सदुपयोग का सिद्धांत होता है बालक के। तो बालक जो होता है उसको केंद्र में रख करके उसकी क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए हम सिद्धांत का उत्पादन करते हैं। जैसे गणित शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति का सिद्धांत, हाँ, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बालक की बौद्धिक मानसिक और क्षमताओं का विकास करना, ठीक है। अनुशासनिक मूल्यों का सिद्धांत, यह भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस पाठ्यक्रम ये अनुशासन, इसी के द्वारा ही बालक में आत्मविश्वास होता है, अनुशासित रहता है बालक, ठीक है। सहसंबंध का सिद्धांत, यह सहसंबंध का सिद्धांत भी है, ठीक है। तो इन सब सिद्धांतों के द्वारा ही एक बालक को, ठीक है, एक बालक को क्या बनाया जा सकता है? सीखने योग्य बनाया जा सकता है, उनका सिद्धांत प्रस्तुत किया जा सकता है। उद्देश्य, उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखने की आवश्यकता होती है। जो उद्देश्य होता है, जो बालक की आवश्यकता होती है, उनको व्यवहार रूप में हमें अध्ययन करना होता है। तो क्या आवश्यकताएं होती हैं उनकी? अधिगम उद्देश्य का निर्धारण, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम बालक जब भी कोई भी काम करता है कोई, तो उसे जानना चाहिए कि हम ये काम किस लिए करते हैं, ये करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, क्या हानि होगी, तो इसको करके हम क्या पाएंगे, ये जानना जरूरी होता है। तो यह अधिगम का उद्देश्य, हम किस लिए अधिगम कर रहे हैं, हम किस लिए सीख रहे हैं, उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए। शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं करता है। जो शिक्षण क्रिया, विभिन्न की जो क्रिया है उसको विशिष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं करता है, इसलिए उनको व्यवहार रूप में लिखना आवश्यक हो जाता है। इस उद्देश्यों की व्यवहारिक रूप से लिखने की निम्नलिखित आवश्यकता महत्वपूर्ण है। इनकी आवश्यकता क्या है? इन उद्देश्यों की आवश्यकताएं जो है महत्वपूर्ण है, इनकी आवश्यकता के बारे में हम जानेंगे। तो पहली आवश्यकता क्या है? उद्देश्यों की सहायता से अधिगम अनुभवों की विशेषताओं का निर्धारण किया जाता है। जिससे उद्देश्यों की सहायता से बालक का उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों की उद्देश्यों की सहायता से ही हम उसको अधिगम करते हैं, ठीक है, अधिगम का निर्धारण करते हैं। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे एक बात करें कि जैसे हमें इंजीनियर बनना है तो हम मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा झुकाव रखेंगे, डॉक्टर बनना है तो साइंस की तरफ ज़्यादा झुकाव रखेंगे। तो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है, अधिगम अनुभव की विशेषताओं का निर्धारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित तथा विशिष्ट बनाने में सहायता मिलती है।
मतलब इस व्यवहारगत आवश्यकता से क्या होता है, शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चितता और विशिष्ट बनाने की क्रिया में सहायता मिलती है। अध्यापक के लिए शिक्षण व्यूह रचना के चयन में सहायता होता है। अध्यापक को जो है उस उसके अनुसार शिक्षण करने में, बालक को शिक्षा देने में सहायता मिलती है। यह परीक्षण केवल प्रश्नों के चयन में सहायक होता है। यह परीक्षण जो है, यह परीक्षण के लिए जैसे बालक का बौद्धिक विकास का एक परीक्षण करना है, या उसका टेस्ट लेना है, या उसके बौद्धिक विकास का मापन करना है, तो उसमें भी ये सहायक होता है। प्रश्नों के निर्माण करने में भी सहायक होता है। इसकी सहायता से मूल्यांकन और मापन संभव हो सकता है। से व्यवहारगत रूप से इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसकी आधार पर बौद्धिक मूल्यांकन मापन संभव हो पाता है। इस ठीक है। और श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सहायता प्राप्त करता है। जैसे यदि कोई श्रव्य दृश्य सामग्री है तो उससे बालक और उसकी ज्ञानेंद्रियां कई मतलब 2 से 3 काम करती हैं, जिससे वो जल्दी से सीख जाता है। तो श्रव्य दृश्य संसाधन से जल्दी से उसको सीख जाता है। व्यवहार में सभी पक्षों से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है उसको, मतलब शिक्षा की व्यवस्था करने में उसको सहायता मिलती है व्यवहार की दृष्टि से। ज्ञान, अब देखिए ज्ञान के पक्ष में चल रहे हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, जैसे जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, चाहे बालक को जो ज्ञान प्राप्त करना है, उसको व्यवहार में कैसे परिवर्तन करेंगे, कैसे लिखेंगे व्यवहारिक रूप में। तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय सबसे पहले रॉबर्ट मेगर को जाता है। मतलब ज्ञान को व्यवहार में परिवर्तन करने का या बदलने का श्रेय रॉबर्ट मेगर महोदय ने सबसे पहले बताया इसको। और इन्होंने ये बताया कि अभिक्रमित अनुदेशन की रचना के लिए व्यवहारिक उद्देश्यों को महत्व दिया। मतलब मेगर महोदय ने अभिक्रमित अनुदेशन की रचना के लिए व्यवहारिक उद्देश्यों को महत्व दिया और प्रत्येक वर्ग के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए सिद्धांत दिया कि कोई भी वर्ग है या उद्देश्य है, उसको हम व्यवहारिक रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, लिखने का व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए बताया इन्होंने। तो वेगर रॉबर्ट मेगर एक महत्वपूर्ण क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने इनको बताया। चलिए नेक्स्ट। मेगर के कार्य देखिए, मेगर के ने क्या क्या कार्य किए थे। सही। मेगर ने कार्य सूचक क्रियाओं की सहायता ली और जिनकी सहायता से अध्यापक के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा। जैसे अध्यापक का उद्देश्य क्या होता है बालक के प्रति, उनको व्यवहारिक रूप में मेगर साहब ने लिखा कि इस प्रकार कार्य सूचक इस प्रकार कार्य सूचक क्रियाओं की सहायता से बालकों के पूर्व व्यवहार और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। मतलब बालक के व्यवहार को और उनके उद्देश्यों को केंद्र में रखकर शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न प्राप्त उद्देश्यों के लिए दी गई कार्य जो सूचना होती है, उससे चुनाव करके विषय वस्तु के साथ प्रयुक्त करके उससे उद्देश्य और व्यवहार के रूप में लिखा जाता है। जैसे कोई भी बालक का व्यवहार है, उसको किस तरह लिखा जाता है, तो उसका निर्धारण करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको व्यवहारिक रूप में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल बता रहा है कि
गणित में लेखा चित्र द्वारा युगपत समीकरण को हल करना। जैसे गणित में एक होता है कि युगपत समीकरण को हल करते हैं तो एक लेखा चित्र बनाते हैं। तो ये क्या होता है कि ज्ञान को व्यवहारात्मक व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना इसमें प्रस्तुत होता है। हल करना बोध बोध प्रयोग प्रशिक्षण के उद्देश्य से व्यवहारिक रूप में अग्र प्रकार से लिखते हैं। जैसे कैसे लिखते हैं, प्राप्त उद्देश्य ज्ञान। प्राप्त उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसे लिखते हैं उसको, बालक युगपत समीकरण को समीकरण का जो है प्रत्यास्मरण करेगा। पहले बालक क्या करेगा, कोई भी युगपत समीकरण है, युगपत समीकरण ऐसे एक्स होता है वाई होता है, ये युगपत समीकरण है, इसका अध्ययन करेगा। ठीक है, युगपत समीकरण को परिभाषित कर सकेगा। जैसे इसको ये परिभाषित कर सकता है, जैसे मान लीजिए युगपत समीकरण है, इसमें कहेगा कि यक्स के साथ दो को जोड़ा तो वाई को जोड़ा तो दो प्राप्त हुआ। चाहे ऐसे युगपत समीकरण बना सकते हैं कि दो आम और तीन अमरूद इस टोकरी में है। ठीक है, तो इनको व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत कर रहा है। फिर बालक युगपत समीकरण को परिभाषा देगा, परिभाषित करेगा। फिर प्राप्त बोध, अब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। अब बोध कैसे प्राप्त होगा, बालक युगपत समीकरण के उदाहरणों को दे सकेगा। जैसे वो भी, जैसे हम अभी बताएं उदाहरण, उदाहरण को देकर के युगपत समीकरण को बताएगा। अब बोध हो गया तो बालक युगपत समीकरण को ग्राफ द्वारा प्रयुक्त कर सकेगा। जब पहले ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान में क्या होगा, बालक युगपत समीकरण का स्मरण करेगा, स्मरण करेगा तो ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद परिभाषा देगा उसकी, परिभाषा, ज्ञान प्राप्त हो गया, परिभाषा दे दिया। अब बोध कैसे होगा, तो बोध करने के लिए उदाहरण देगा और उदाहरण को ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत करेगा, तो बोध हो गया। ठीक है, अब ज्ञानों को, ज्ञान उपयोग मतलब उस ज्ञान का उपयोग कैसे करेगा वो, तो ज्ञान उपयोग का उद्देश्य बालक युगपत समीकरणों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकेगा और समीकरणों को हल कर सकेगा। जैसे हम एक देखिए, यहाँ पे x है और ये y है बराबर मान लीजिए 5 है, तो इसका मतलब कि क्या है, ये x है, x पे दो, दो हो, x का मान दो हो, इसका तीन हो, तब ये 5 हो जाएगा। तो इसको ग्राफ द्वारा प्रस्तुत कर सकता है बालक। तो इसको ही क्या ज्ञान का उपयोग कहते हैं। जैसे हमने बताया लड़का जाना, ठीक है, उसको पहले प्रस्तुत किया, फिर जब उसका प्रयोग करने लगता है तो उसको कहते हैं ज्ञान का उपयोग करना। ठीक है, ज्ञान उपयोग। अब गणित परिषद, गणित परिषद के बारे में जानिए। गणित परिषद क्या होता है, गणित परिषद चलिए देखिए गणित परिषद के बारे में। गणित परिषद, गणित परिषद गणित की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की रीढ़ की हड्डी होती है। यहीं से निर्धारण होता है कि गणित के लिए क्या विषय निर्धारित किया जाए। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शिक्षण उपलब्धि की दृष्टि से कक्षा से बाहर कोई भी बालक को एक कमरे में बंद करके शिक्षण देंगे और जब तक उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो उसका ज्ञानार्जन नहीं हो पाएगा। इसलिए बाहर, कक्षा से बाहर की गई वैज्ञानिक क्रियाएं नियमित कक्षा क्रियाओं का मुकाबला करती है। ठीक है, और अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे यदि कमरे से बाहर ले जाते हैं तो अनेक उदाहरण मिलते हैं बालक को देने के लिए, जिनसे पूर्ववर्ती क्रियाएं जो हम पहले पहले करवाए हैं क्रियाएं, उनके द्वारा अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। ठीक है, और गणित परिषद में कक्षा में शिक्षा, गणित परिषद में
गणित परिषद में शिक्षा करके सीखना हो करने करके सीखने पे आधारित होती है। देखिए बालक जो छोटा होता है, जब तक वो अपने से करके नहीं सीखता है तब तक उसको पूर्ण विश्वास नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, शिक्षा करके सीखने पर आधारित होती है, इस कारण यह अधिक रुचिपूर्ण होता है। जो शिक्षा होती है इस कारण अधिक रुचिपूर्ण होती है और औपचारिक कक्षा शिक्षण की अपेक्षा यह छात्रों को योग्यता और रुचि की अधिक अनुरूप होती है। जब बच्चा करके सीखता है तो उसकी रुचि होती है, और जब रुचि आएगी तब उसका ज्ञानार्जन होगा। नहीं तो कितना वो अच्छा हम पढ़ाते रहेंगे, उसकी रुचि नहीं है तो वो नहीं सीखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब करके सीखने पे कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, विश्वास में विश्वास भी होता है, इससे वो सीखता है। क्योंकि किसी प्रकार के निश्चित पठन पाठन पर अधिक जोर नहीं दिया जाता। और ये जान लीजिए कि सीटेट का आपको एग्जाम है तो आप बल तो कहीं नहीं देना है बालक को। जहां भी बल की बात आती है वो निगेटिव पॉइंट है, बच्चे को सीखने का नहीं है नियम। तो बल देकर हमको सिखा नहीं सकते हैं। इस कारण यहाँ छात्रों को सृजनात्मक शक्ति की का अधिक विकास होता है। सृजनात्मक शक्ति का विकास इस कारण यहाँ पे अधिक होता है। किसमें? गणित की शिक्षण में। गणित परिषद के उद्देश्य, गणित परिषद का उद्देश्य क्या है? गणित परिषद के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। देखिए, छात्रों की समस्या गणित परिषद से हाँ, छात्रों की समस्या समाधान विधि के आधार पर गणित संबंधी अभिरुचि विकसित करना होता है। जो छात्रों को समस्याएं आती हैं उनका समाधान करके, ठीक है, समाधान करके उनमें रुचि पैदा करना ही उनका उद्देश्य है। किसका? गणित परिषद का। छात्रों को दैनिक जीवन में, जैसे प्रतिदिन के जीवन में जो प्रतिव्यापक दृष्टिकोण विकसित करना ही उनका उद्देश्य होता है गणित परिषद का। फिर गणित को रोचक कार्य के रूप में प्रोत्साहित करना होता है। तो जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो गणित एक रुचिकर हो जाती है, और प्राथमिक स्तर पे बालक या जूनियर स्तर के क्लास में बालक गणित के प्रति अच्छी रुचि रखते हैं, क्योंकि वह एक रुचिकर और कॉन्फिडेंस वाली विषय बन जाती है। और छात्रों में परस्पर सहयोग, जैसे एक बालक को एक क्वेश्चन आता है, कुछ जोड़ घटाने लगा लेता है, तो यदि बगल वाला बच्चा नहीं जानता है तो उसको तुरंत वो बताता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो एक क्या करते हैं, सहयोग की भावना उसमें, और सहयोग की भावना पैदा हो जाती है, और जिससे वो साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं। प्रतियोगिता विकसित स्वास्थ्य प्रतियोगिता विकसित हो जाती है इनमें। ठीक है, हम्म। और अन्वेषणात्मक, रचनात्मक एवं आविष्कारात्मक योग्यताओं को विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। जैसे अन्वेषण करना, अन्वेषण माने खोज करना। बालक को करके जब सीखने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं, करके सीखता है वो, तो एक खोज करता है, वो एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। रचनात्मक किसी कार्य को स्वयं करता है, आविष्कार कर सकता है। ठीक है, छात्रों को विज्ञान की नवीन प्रगति एवं दैनिक जीवन में उपयोगिता से परिचित कराना इसका उद्देश्य होता है कि दैनिक जो प्रतिदिन की जीवन में बीतने वाली प्रक्रियाएं हैं उनमें बालक क्या कर सकता है। ठीक है, छात्रों को तर्क और निरीक्षण शक्ति विकसित करना होता है। इसका मतलब गणित परिषद क्या करती है, छात्रों को, ठीक है, निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। ठीक है, दूसरी विज्ञान परिषदों में से संपर्क स्थापित करना और उनके साथ सूचनाओं को और क्रियाओं का विनिमय करना होता है। जैसे सूचना और क्रियाओं का विनिमय, विनिमय माने होता है आदान प्रदान। तो इनका मतलब कि उनकी सूचनाओं और क्रियाओं का आदान प्रदान करते हैं, जैसे बतलाते हैं एक दूसरे को, तो क्या हुआ, आदान प्रदान ही हुआ। ठीक है, एक बार दूसरे को बताता है तो आदान प्रदान ही हुआ। और जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जिससे जिला स्तर पे या प्रदेश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिषदों की सदस्यता प्राप्त करता है। ठीक है, ये उसका उद्देश्य होता है गणित परिषद का। ठीक है, शिक्षा के मूल्यांकन के उद्देश्य के प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा के मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है प्रमुख? शिक्षा के मूल्यांकन, जैसे गणित शिक्षा के मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, ये उद्देश्य है इसका, शिक्षा के मूल्यांकन का। जैसे पाठ्यक्रम है उसमें संशोधन करेंगे तभी तो नए नए पाठ्यक्रम का समावेश होगा। फिर परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना शिक्षा मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, क्योंकि परीक्षा प्रणाली जो है बालक को ऐसा ना हो कि जिससे बोझ बन जाए। ठीक है, तो निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित अवसर प्रदान करना। निर्देशन मतलब उसको निर्देशित करता है और अच्छा अवसर प्रदान करता है। बालक के व्यवहार संबंधी परिवर्तन की जांच करता है। तो जो परीक्षा प्रणाली है, मूल्यांकन है, मूल्यांकन में बालक के व्यवहार संबंधी परिवर्तन की जांच करते हैं। ठीक है, कि बालक में पहले क्या सीखा था, अब क्या सीख रहा है, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं, तो इनकी जांच करता है। बालकों में व्यवहार संबंधी परिवर्तनों की जांच करता है। ठीक है, तो बालक बालकों के बालकों की दुर्बलताओं तथा योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायता देना, यह उसका उद्देश्य होता है। थोड़ा सा और बड़ा कर दें, सही है। और नवीन एवं प्रभावी शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की खोज करना, जैसे नवीन शिक्षण और प्रशिक्षण की विधियां हैं उनकी खोज करना उसका उद्देश्य होता है। अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना, जैसे कोई भी अनुदेशन करना हो, इंस्ट्रक्शन देना हो, उसका प्रभाव कैसे बालक पे पड़ता है, उसके चरित्र पे कैसे प्रभाव पड़ता है, तो उसका पता लगाना। प्रचलित शिक्षण विधियों तथा पाठ्यक्रमों की जांच करके उनमें अपेक्षाकृत सुधार करना होता है। तो उसका गणित जो है उसका मूल्यांकन करने की में उसमें जो कुछ समस्याएं हैं बालक में या उसके शिक्षण में, तो उनका मूल्यांकन करके, पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करके उनमें अपेक्षाकृत सुधार करना होता है कि यह बालक के लिए कठिन है, सही है या नहीं है, सीखना आसान है उसका। बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, और इसके द्वारा बालकों को उत्तम ढंग से कैसे सबसे अच्छा तरीका क्या है जिसमें बालक को बोझ भी ना हो और आराम से सीख सके। ठीक है, तो बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्राप्त करना, जैसे उसके व्यक्तिगत और सामाजिक, जैसे उसके द्वारा स्वयं और समाज के द्वारा जो जानकारी है उसको प्रदान करना होता है। शिक्षण व्यू रचना में सुधार एवं विकास करना होता है। शिक्षण का व्यू जो होता है उसमें सुधार करना उसका उद्देश्य होता है, और उसका विकास करना। निदानात्मक, जैसे यदि बालक में कोई त्रुटियां हैं, कोई कमियां हैं, तो उसका निदान करना, उसका पता लगाना और उसको उपचार करना होता है, इस पे बल देता है। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व, देखिए जब बालक का मूल्यांकन और आवश्यकता है इसको हम कल बताएंगे आपको। ठीक है, तो सीटेट की लगातार क्लास करने के लिए आपका धन्यवाद।